हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ MCQs 20 MCQs हिस्ट्री चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बोला 20 MCQs लेकर आया हूँ मैं। ये 20 MCQs आपके टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए वन बाई वन इसे डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म केम विथ, यानी कि कहने की कोशिश कर रहा है कि यूरोपियन नेशनलिज्म में सबसे पहला अगर कोई रेवोल्यूशन आया था, है ना, तो वो रेवोल्यूशन कौन सा था। तो ये राइट आंसर जो होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन वर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया हुआ है कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की अगर हम बात करें, जहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले थे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका पहला कहता है इट एंडेड द एब्सोल्यूट मोनार्की। बी कहता है इट ट्रांसफर्ड पावर टू अ बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स। थर्ड ऑप्शन कहता है इट प्रोक्लेम्ड दैट henceforth पीपल वुड कंस्टिट्यूट दैट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। तो अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आपको डेफिनेटली वहाँ पे आपको आइडिया होगा कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किस तरह के देखने को मिले थे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ये सारे चेंजेस वहाँ पे देखने को मिले थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है। नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो अगर किसी बच्चों को कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने एक पहले भी वीडियो शेयर करा है ना, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं चैप्टर नंबर 1 से हिस्ट्री के, वहाँ सारे आपको डेट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप आसानी से देखकर रिमेंबर भी कर सकते हो और माइंड में सेट भी कर सकते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा आपको 1796, यानी सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन कहता है द सिविल कोड वाज आल्सो नोन एज, दिस इज़ वेरी पॉपुलर, दिस इज़ पॉपुलर क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होंगे, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कि सिविल कोड जो है ना, वाज आल्सो नोन है, जिसको दूसरे नाम से भी किस नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, अभी काफ़ी बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। ए इज़ द राइट आंसर, द नेपोलियनिक कोड। ए इज़ द राइट आंसर, द नेपोलियनिक कोड। फिफ्थ क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम द ब्रिटिश मोनार्की। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ये पूछा जा रहा है आपसे डायरेक्ट, किस वर्ष में अंग्रेजी संसद ने ब्रिटिश राजतंत्र से सत्ता हथिया ली थी। ठीक है, तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है 1688। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो सी इज़ द राइट आंसर, 1688 सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन पूछता है आपसे ये डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड to accept or reject a proposal is called which of the following terms। आपसे टर्म्स पूछा है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहता है ये टर्म्स किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इसका आप आंसर अगर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेफरेंडम। रेफरेंडम इज़ द राइट आंसर, और रेफरेंडम इस स्टेटमेंट को, आपके क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इस स्टेटमेंट को वो जस्टिफाई करता है। ठीक है, यानी रेफरेंडम इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के अकॉर्डिंग ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रू है ना, विथ रेफरेंस टू रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है वो कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट, बी ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, सी ऑप्शन है कल्चरल मूवमेंट्स, एंड डी ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए, अगर हम रोमांटिसिज्म की बात करें तो
आपका मतलब आंसर होगा इस क्वेश्चन का फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल इज द राइट आंसर। डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? द फ्रेंच नेशन वाज रिप्रेजेंटेड बाय विच फीमेल एलोगेरी। ठीक है, फ्रेंच नेशन वाज रिप्रेजेंटेड बाय विच फीमेल एलोगेरी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, मैरियन आपका राइट आंसर होगा, है ना। यहाँ पे मैरियन इज द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन कहता है व्हाट वर द बिग लैंड ओनर्स ऑफ पर्सिया ऑल्सो नोन एज। बिग लैंड ओनर्स जो पर्सिया के होते थे उनको दूसरे और किस नाम से जाना जाता था? काफ़ी सिंपल है, आप आसानी से इसका आंसर लगा सकें। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, द जंकर्स। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन द ईयर 1832। ठीक है ना, वर्ष 1832 में किस संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा, देखिए यहाँ पे दो ही ऑप्शन मैं कर पाया क्योंकि स्पेस थोड़ा कम था, इसलिए यहाँ पे जस्टिफाई करना है कि राइट आंसर क्या होगा, काफ़ी आसान है। यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Which one of the following areas was the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर कारण बना था? ठीक है, ये आंसर मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए, काफ़ी आसान सा आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर ए, द बल्कान्स इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बल्कान्स इज़ द राइट आंसर बिकॉज ये जो रीजन था काफ़ी पॉपुलर रीजन था, तो यहाँ से आंसर निकालना आप लोग के लिए काफ़ी आसान होगा। और मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि ऑप्शन जो हैं आपके क्वेश्चन में तो दिए ही रहेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन क्वेश्चन पढ़ते ही आपके पास आपके माइंड में करेक्ट आंसर रन करना चाहिए, है ना। तो उनमें से ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, अच्छा इसका आंसर तो ये होना चाहिए। तो आप सिर्फ ऑप्शन में सर्च करेंगे राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच जर्मन फिलोसोफर क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी फाउंड अमंग द कॉमन पीपुल और दास वोल्क। किस जर्मन दार्शनिक ने यह दावा किया था कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों के बीच पाया जाना था? ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वो जर्मन फिलोसोफर कौन थे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि 4 ऑप्शन हम लोग यहाँ पे दिए गए हुए हैं। ऑटो वोन बिस्मार्क, है ना, फ्रेडरिच नेस्टचे, सी ऑप्शन इज द इमैनुअल कांत। ठीक है, एंड डी ऑप्शन इज जोहान गॉटफ्राइड हेडर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, जोहान गॉटफ्राइड हडर। ठीक है, ये एक जर्मन फिलोसोफर भी थे। आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा मूव भी किया जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन थे। तो ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस इसका 12 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। हु वाज गिस्पी मजीनी, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपसे छोटे से क्वेश्चन में आसानी से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर कि गिस्पी मजीनी कौन थे। तो गिस्पी मजीनी जो थे वो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। आप इस आंसर्स को माइंड में फिट कर लीजिए। जो गिस्पी मजीनी थे वो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशनरी और इटालियन रेवोल्यूशनरी और जर्मन रेवोल्यूशनरीज में, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। गिस्पी मजीनी जो थे वो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन, है ना। किसने जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मन सम्राट किसे घोषित किया गया था? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारे पास
A. The Prussian king William I, the French king Louis Philippe, विक्टर एमेनुअल सेकेंड एंड नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हु वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? 1861 में किसे संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया था? ठीक है, 1861 की या 1861 की बात की जा रही है। उस समय जो है ना, द न्यू कंट्रीज फर्स्ट किंग किसको बनाया गया था? तो यहाँ पे जो 15 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, विक्टर इमेनुअल सेकेंड। विक्टर इमेनुअल सेकेंड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड ट्रीटी ऑफ वीना ऑफ 1815? 1815 1815 की वियना की संधि के पीछे मुख्य मंशा क्या थी? ठीक है, ट्रीटी ऑफ वीना ऑफ 1815 होने के पीछे मुख्य मंशा क्या थी, है ना? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आपको राजतंत्र को बहाल करना था, रीस्टोर मोनार्कीज। तो ये इससे भी आप अपने माइंड में रख लीजिए, ट्रीटी ऑफ वीना ऑफ 1815 इसका मेन इसके पीछे का मतलब उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, रीस्टोर मोनार्कीज। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, रीस्टोर मोनार्कीज। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वीना? वियना की संधि की मेजबानी किसने की थी? ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, ड्यूक मेटरनिच, जो ऑस्ट्रियन चांसलर भी थे, है ना? ड्यूक मेटरनिच कौन थे? एक ऑस्ट्रियन चांसलर थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूक मेटरनिच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ विगिंग स्केल्स सिंबलाइज? आंखों पर पट्टी बांधकर एक जोड़ी तराजू तौलने वाली महिला क्या दर्शाती है? ठीक है, तो ये आपने बहुत समय आपने देखा होगा कि जैसे जज कोर्ट वगैरह में जाते हैं, मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, एक हाथ में तराजू लेते हुए एक स्टैचू होगी लेडी की और उसके आंखों पे पट्टी बांधी रहती है। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को है ना एक्सपर्ट करें तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे पाएंगे, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि कोर्ट की तरफ जब मूव करते हैं तो कोर्ट में हम लोग किस लिए जाते हैं? तो न्याय पाने के लिए जाते हैं। तो जैसे इस तरह के स्टेटमेंट आए आपके सामने आंसर राइट दिखना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस देखें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो न्याय पाना होगा, न्याय, जस्टिस की बात करी जा रही है। तो जस्टिस जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट हैपेंड टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी? विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज़ करेक्ट? है ना, 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड का क्या हुआ? है ना, 18वीं शताब्दी की अगर बात करें तो उस समय कह रहा है कि पोलैंड के साथ क्या हुआ। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है पोलैंड अचीव्ड इंडिपेंडेंस एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। बी ऑप्शन है पोलैंड केम टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रसिया एंड बिकम पार्ट ऑफ रसिया। सी ऑप्शन है पोलैंड बिकम द पार्ट ऑफ ईस्ट जर्मनी। एंड डी ऑप्शन है हमारे पास पोलैंड वाज पार्टीशन्ड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय 3 ग्रेट पावर्स, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो देखिए अभी पोलैंड के रिगार्डिंग में अगर हम बात करें 18th सेंचुरी की, तो डी इज़ द राइट आंसर। आपका जो सही आंसर होगा वो आंसर डी होगा, है ना। पोलैंड वाज ना पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय 3 ग्रेट पावर्स, जिसमें 3 जो ग्रेट पावर्स की बात करी जा रही है उसमें रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया है। एंड मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड? किसने कहा जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है? काफ़ी पॉपुलर स्टेटमेंट है, हम सब जानते हैं, सब जानते होंगे डेफिनेटली कि ये जो स्टेटमेंट है किनके द्वारा दिया गया था, तो काफ़ी पॉपुलर थे वो। ड्यूक मेटरनिच इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 20। डी इज़ द राइट आंसर हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे MCQ क्वेश्चन चैप्टर
चैप्टर नंबर फर्स्ट से। तो होप आप लोगों को ये सेशन जो है काफ़ी पसंद आया होगा, है ना। और अगर आपको ये सेशन अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।